गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ हिस्ट्री का थर्ड यूनिट रूलिंग द कंट्री साइड। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि उनको स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ नहीं आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि कैसे और क्या होता है स्टोरी में, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं इसमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई नो आपने वर्ड टू वर्ड पढ़ा होगा इससे, बट स्टिल आपके डाउट्स आ रहे होंगे। तो मैं इसे इस स्टोरी की आपको समरी बताने वाली हूँ। सो बेसिकली आप अगर इसका नाम ही देखें तो इसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो आप रूलिंग से ही जान सकते हो, रूलिंग मतलब रूल करना, किसी चीज़ के ऊपर हक जमाना, ठीक है। कंट्री साइड हो गया ऐसा एरिया जो कि सिटी एरिया से दूर हो, ठीक है। जैसे कि हमारे विलेजेस, सिटी एरिया से दूर होने वाली जो जगहें होती हैं, जो मतलब उन्हें हम बोलते हैं विलेजेस, और उसे हम कंट्री साइड भी बोलते हैं। अब ठीक है, अब आप इस पिक्चर को देखिए जहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव दिखाए गए हैं मुगल्स के साथ। ये है रॉबर्ट क्लाइव और ये है मुगल्स जिनसे वो दीवान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी पढ़ सकते हो, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवान ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, दीवान एक्सेप्ट किया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का फ्रॉम द मुगल रूलर। अब आपको दीवान के बारे में बताऊं तो दीवान क्या होता है। दीवान बेसिकली होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम। तो अगर जैसे आप जानते हैं कि हम जैसे गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं तो हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो वैसे पहले लोगों को क्या करना पड़ता था, उनकी लैंड का उनको टैक्स पे करना पड़ता था, उनको रेवेन्यू पे करना पड़ता था, ठीक है। तो वो है दीवान। अब यहाँ पे द कंपनी बिकम्स दीवान, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने 12 अगस्त 1765 में मुगल से क्या ले लिया, दीवान ले लिया। ये जो इन्होंने दीवान लिया ये इन्होंने अपने ही टेंट के अंदर लिया, जहाँ पे इन्होंने विटनेसेस के तौर पे कुछ ब्रिटिशर्स एंड कुछ इंडियंस वहाँ पे उनकी प्रेजेंस दिखाई, मतलब उनको भी प्रेजेंट करवाया ताकि एज अ विटनेस उन्हें देखा जाए। और उन्होंने ये जो पेंटिंग थी जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव एंड मुगल्स दिखाए गए हैं कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव ले रहे हैं, ये पेंटिंग बनवाई उन्होंने अपने एक पेंटर से, क्योंकि वो इस मेमोरी को हमेशा के लिए याद रखना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये पेंटिंग बनाई। अब हम पढ़ते हैं द कंपनी बिकम्स द दीवान। अब हो क्या गया कि जब कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स थे, जब वो दीवान उन्होंने ले ली तो क्या हो गया, उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसे मेथड्स या ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जिससे हम क्या कर सकें, हमारी कंपनी जो है वो ग्रो करती जाए और हमारी कंपनी मतलब फ्लरिश हो, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि वो सीधे जाकर फार्मर से तो रेंट नहीं लेंगे, इसलिए वो क्या करेंगे, वो ऐसे लोगों के ऊपर रूल करेंगे जो लोग ऑलरेडी लोकल लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे राजास, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो राजास और तालुकदार थे उनको इन्होंने क्या बना दिया, ज़मींदार। क्या बना दिया, ज़मींदार, ठीक है। उनको इन्होंने ज़मींदार बना दिया और उनको इतना रेंट बता दिया कि हमें इतना रेंट चाहिए है, आप जाके हमें कलेक्ट करके ला दिया करो। तो उनको इस काम पे लगा दिया, ठीक है। अब जो राजा जो तालुकदार थे वो किया करते थे कि वो रेंट कलेक्ट किया करते थे पीजेंट से, एंड देन उसे किसे दे देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। एक तरफ तो ये होता था, दूसरी तरफ से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने जो फार्मर्स थे वो जो भी कल्टीवेशन करते थे उसको इन्होंने बहुत ही सस्ते दामों में फोर्सफुली ख़रीदना शुरू कर दिया। जैसे कि फार्मर्स को फोर्स किया और उनसे सस्ते दामों में, जिनकी कीमत बिल्कुल ही थोड़ी थी, उन दामों में ख़रीदना शुरू कर दिया। और ख़रीद के उन्होंने क्या किया, खुद उसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करवाया और वहाँ पे क्या किया, वहाँ से खुद को मुनाफा कमाया, मतलब खुद मुनाफा लिया और किसानों को मुनाफा नहीं दिया। इवन की कल्टीवेशन वो कर रहे थे, ठीक है। अब ऐसा तो इन्होंने किया, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई। कहाँ पे आ गई, बंगाल में। ये क्रिटिकल सिचुएशन क्यों आई,
क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, फार्मर्स के लिए कोई भी वे नहीं छोड़ा था कि वो कैसे अपनी अर्निंग करें। क्या होता था कि जो फार्मर्स थे ना, वो रेंट लिया करते थे कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है। अब रेंट लेते थे कल्टीवेशन करने के लिए, ऊपर से उनको रेवेन्यू भी पे करना पड़ता था। मतलब लोन लेते थे, रेंट नहीं लेते थे, लोन लेते थे कल्टीवेशन के लिए और रेवेन्यू भी पे करते थे। अब जो कल्टीवेशन हुई, अब उनको उनसे उससे भी नहीं पैसे मिलता था। तो बेसिकली क्या क्राइसिस आ गई थी कि उनके पास ना तो पैसे थे और ना कुछ था और ना खाने के लिए था, तो भुखमरी आ गई, एक फेमाइन आ गया तब, ठीक है। फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी, तो भुखमरी आ गई जिसमें 1 करोड़ तक लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। 1 करोड़ तक लोगों की डेथ हो गई। अब बेसिकली ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। और जब फार्मर्स जब लोन नहीं पूरा कर पाते थे तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता था, और लोन नहीं पूरा करते थे, और जो लोन नहीं पूरा होता था तो उनकी जो खुद की ज़मीन होती थी ना, उसको एक ऑक्शन पे बोली लगा कर बेच दिया जाता था, उसे बोलते हैं इजारेदारी सिस्टम, ठीक है। अब ऐसा होने लगा तो 1 करोड़ तक फार्मर्स की 10 मिलियंस लोग जो थे, मतलब 1 करोड़, उनकी डेथ हो गई। फिर पीजेंट्स ने सोचा कि अब यहाँ रह के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोन नहीं पे करेंगे तो हमारी ज़मीन बिक जाएगी, तो हम कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि हम गांव छोड़ के चले जाएं। तो वो गांव छोड़कर लोग जाने शुरू हो गए। फिर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब इनको ऐसे लॉस हो जाएगा अगर लोग चले जाएंगे, तो इन्होंने एक नया सिस्टम लाया। इन्होंने ज़मींदार को कहा और उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट करवा दी। परमानेंट सेटलमेंट एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो उन्होंने रेंट लेना था ना, उन्होंने फ़िक्स कर दिया। जैसे कि अगर उन्होंने हर महीने मतलब जितना भी लैंड से रेंट लेना, अगर उन्होंने 100 किया तो चाहे जितने मर्जी साल हो जाए उसे वो 100 ही रखेंगे रेंट। जितना मर्जी मार्केट प्राइस डाउन हो अप हो, वो उनके मतलब उनके उनके लिए कोई भी उनके लिए कोई भी चक्कर नहीं है। वो किसकी मतलब उनका रेंट फिक्स है, उनको इतना ही पे करना है फार्मर्स को। अब चाहे मार्केट प्राइस अप होते हैं या डाउन करते, किसी भी कंडीशन में उनको इतना ही पे करना है। अभी 100 फिक्स नहीं था, मैं ऐसे अपने से बता रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे फिक्स कर दिया। फिक्स तो कर दिया, अब फार्मर्स वापस आ गए, तो फार्मर्स ने क्या किया कि अपनी लैंड पे कल्टीवेशन शुरू कर दी। अब कल्टीवेशन शुरू कर दी, कल्टीवेशन के बाद वो क्या करते थे, रेंट पे कर देते थे, एंड साथ साथ उनके जो मार्केट प्राइस थे वो धीरे सडनली क्या हो गए, राइज़ हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो फार्मर्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा होने लगा। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी पैसा होगा आप उसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब फार्म में। लेकिन फार्मर ने इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी। क्यों बंद किए? क्योंकि वो लोन लेते थे कल्टीवेशन के लिए, उससे उनको रेंट भी देना पड़ता था। तो इन्होंने सोचा कि फार्म में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा, अगर फार्म में इन्वेस्टमेंट की तो लोन पूरा नहीं होगा, और लोन पूरा नहीं हुआ तो ज़मीन ले लेंगे। तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट ना की जाए और लोन और वो सब पूरा किया जाए। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि वो घाटे में जा रहे हैं, मतलब वो लॉस पे जा रहे हैं। कैसे लॉस पे जा रहे हैं? क्योंकि मार्केट प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे। तो उन्होंने क्या सोचा, कंपनी के हर एक बंदे ने ये चीज़ रखी कि हम लॉस पे जा रहे हैं, हमारी कंपनी की नीड्स जो है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक नया सिस्टम लाया, उसे वो डिवाइस किया, ठीक है। अब आ गया, ये तो थी बंगाल की बात, अब आ गई यूपी नॉर्थ साइड की, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे भुखमरी की कंडीशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास हमारे पास आ गया ये वाला, ये हमने पढ़ लिया अभी। अब हमें पढ़ना है अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड, यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया। अब ये पढ़ रहे हैं नॉर्थ वाला, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या हुआ,
उत्तर प्रदेश में मतलब यूपी में एक इंग्लिशमैन थे हॉल्ट मैकेंजी। उन्होंने एक नया सिस्टम लाया 1822 में, क्योंकि उनको लगता था कि जो विलेजेस हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन के। मतलब कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी लगाएंगे इनकी लैंड्स में फार्मर की लगवाएंगे तो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, तो हमारी कंपनीज कल को फ्लरिश हो सकती हैं। ठीक है, उन्होंने ये सोचा और उन्होंने क्या किया कि अपने जो जितने भी कलेक्टर्स थे ना, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, अब यहाँ पर ज़मींदार नहीं थे कलेक्ट करने वाले, यहाँ पे जो कलेक्टर्स थे उन्होंने उनको क्या कहा कि आप विलेजेस टू विलेजेस जाओ और वहाँ का सिस्टम देखो कि कैसा उनका कस्टम है, कैसे रेवेन्यू लिया जाता है, कितना रेवेन्यू लिया जाता है, कल्टीवेशन कैसी है, एवरीथिंग। ठीक है, ऐसा होने के बाद जो कलेक्टर्स थे वो विलेज टू विलेज जाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो जितना भी रेवेन्यू था उन्होंने उनका टोटल किया और उसमें अपनी लैंड का रेवेन्यू डाला। ठीक है, अपने विलेज का रेवेन्यू भी डाला। अब यहाँ पे विलेज को महल कहा जाता है। क्या कहा जाता था? महल। और जो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ना वो होते थे हेड होते थे विलेज के। ठीक है, हेड होते थे विलेज के और इस सिस्टम को कहा जाता था महलवारी सिस्टम। क्या कहा जाता था? महलवारी सिस्टम। ठीक है, अब मैं वापस समझा देती हूँ कि हुआ क्या कि जब उन्होंने नया सिस्टम कर दिया वो तो उधर की बात थी बंगाल की। अब यूपी में क्या हुआ, हॉल्ट मैकेंजी आए जिनको क्या लगता था कि जो हमारी जो मतलब विलेजेस हैं ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी लगाएंगे तो यहाँ में प्रोडक्टिविटी ही प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने कलेक्टर्स को जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनको इन्होंने बोला कि आप जाकर गांव से गांव देखो कैसे उनमें उधर पैसे लिए जाते हैं, क्या कुछ सिस्टम है, सब कुछ देख कर आओ। तो जब ये देख के आए तो इन्होंने वहाँ का रेवेन्यू और अपने विलेज का रेवेन्यू, अपने महल का रेवेन्यू टोटल किया। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं मानते थे और यहाँ पे ये मानते थे कि जो भी हमने रेवेन्यू कलेक्ट करना ना उसे हमें बार बार चेंज करना चाहिए, मतलब रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मार्केट प्राइस बढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो भी रेवेन्यू बढ़ा देंगे। इनके दिमाग में ये चीज़ थी, इन्होंने ये सोचा। ठीक है, और यहाँ पे विलेजेस को महल कहा जाते थे और जो यहाँ के हेड होते थे विलेज हेड वो क्या होते थे, कलेक्टर्स का काम करते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने का। तो इस सिस्टम को कहा जाता है महलवारी सिस्टम। ठीक है, अब आ गया मोनरो सिस्टम। मोनरो सिस्टम जो है ये कहाँ पे हुआ, साउथ में हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी लोग जो हैं परमानेंट सेटलमेंट को नहीं मानते थे। ठीक है, ये न्यू सिस्टम जो था ना इसको रियायतवारी सिस्टम कहा जाता था। अभी तक हमने कितने सिस्टम पढ़े हैं, हमने कौन कौन सा पढ़ा है, ज़मींदारी पढ़ा है, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है, ज़मींदारी सिस्टम और इजारेदारी सिस्टम, फिर रियायतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। ठीक है, अब मोनरो सिस्टम में इन्होंने कौन सा सिस्टम अपनाया है, रियायतवारी सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनको रेंट कलेक्ट करना था ना, यहाँ पे कोई ज़मींदार या हेड नहीं था। इनको सीधा जो भी अपील करनी थी, जो भी अप्रोच करनी थी, सीधा किसके साथ करनी थी, फार्मर्स के साथ करनी थी, पीजेंट्स के साथ करनी थी और पीजेंट्स को रियायती बोला जाता था। तो ये सिस्टम का नाम था रियायतवारी सिस्टम। ठीक है, अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि मुनरो ने क्या सोचा, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो इस पे काम कर रहे थे। मुनरो ने सोचा कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना उनको रेवेन्यू के लिए यहाँ पे लगा देते, इससे क्या होगा, ये वो पेरेंट फिगर जो होती है ना, फादर फिगर, उसकी तरह एक्ट करेंगे और इन फार्मर को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता, आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना रेवेन्यू फिर हाई कर दिया। मतलब मोनरो और अलेक्जेंडर रीड ने ये सोचा कि ब्रिटिश जो है वो फादर फिगर की तरह एक्ट करेंगे, इनके फार्म्स को प्रोटेक्ट करेंगे, रेवेन्यू भी इतना नहीं लेंगे जिससे फार्मर रिच हो जाएंगे। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेवेन्यू हाई कर दिया। अगेन जो पीजेंट्स थे उनके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक की स्टोरी, जिसमें हमने ज़मींदारी सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और इजारेदारी सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, अब आ गया क्रॉप्स फॉर यूरोप।
क्रॉप्स फॉर यूरोप बेसिकली क्या है कि जैसे कि इंडिया के जो फार्मर्स थे ना, पीजर थे, वो ना राइस वगैरह लगाना चाहते थे और वो वही की कल्टीवेशन करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर लालच थी और पैसा कमाने की, तो उन्होंने सोचा कि अब हम सिर्फ ऐसी ही चीज़ें नहीं लगाएंगे, राइस वगैरह ही नहीं लगाएंगे, पर हम ऐसी क्रॉप्स लगाएंगे जो भी जहाँ जो इसकी ज़रूरत अभी यूरोप में है। तो इन्होंने क्या किया, इंडिगो और ओपियम की कल्टीवेशन करवानी शुरू कर दी। अब इंडिगो क्या है, इंडिगो को बोलते हैं नील। तो पुराने ज़माने में मतलब इन सेंचुरीज़ में इंडिगो को किसके लिए यूज़ किया जाता था, कपड़ों के ऊपर कलर करने के लिए, क्योंकि तब सिंथेटिक डाइज नहीं होती थी, ठीक है, तो इसके लिए यूज़ किया था। और ओपियम क्या होता है, अफीम, ये एक ड्रग होता है। इन दोनों की कल्टीवेशन शुरू कर दी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंडिगो की डिमांड थी ना यूरोप में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और इंडिगो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होने लग पड़ा यूरोप में। पहले 30% जाता था, फिर कितना हो गया, 95% हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो यूरोप के लोग थे ना, उन्होंने एक नया प्लांट जो था वो डिस्कवर किया, जो था वोड। अब वोड क्या था, ये एक लाइट ब्लू कलर में था, इंडिगो डार्क ब्लू कलर था, ये लाइट ब्लू में था। तो उन्होंने कहा, उनके जो यूरोप के लोग थे, उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना है। उनका कंपटीशन क्या था, इंडिगो था। तो उन्होंने कहा कि अब वोट आ गई है हमारे पास, तो अब हमें कोई भी इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इंडिया से इंडिगो आना बंद करवा देते। तो वो सारे लोग क्या करने लगे, बैन के पीछे पड़ गए। लेकिन क्या हुआ, वो बैन करवाने लग गए, तो लेकिन क्या हुआ, जो वहाँ के जो डाई करने वाले लोग थे ना, जो कि कपड़ों को रंगते थे, उनको ना इंडिगो बहुत पसंद था। तो उन्होंने कहा कि इंडिगो का कलर जो है वो कपड़े को कलर करने के बाद डार्क आता है और वोट का लाइट आता, तो ज़्यादा उनको इंडिगो पसंद था। तो उन्होंने कहा कि बैन नहीं होगा, इंडिगो हमें चाहिए, ठीक है। इंडिगो की एक्सपोर्ट फिर होने लगा। फिर क्या किया कि बाहर वाली कंट्रीज़ के लोग जो थे ना, वो कहाँ आने लगे, इंडिया में आने लगे। इंडिया में आके क्या करने लगे, ज़मीन खरीद कर वहाँ पे कल्टीवेशन करवाने लगे। किसकी कल्टीवेशन करवाने लगे, इंडिगो की, ठीक है। अब ऐसी कल्टीवेशन को बोलते हैं निच, ठीक है, क्या बोलते हैं, निच, राइट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हाँ, निच करवाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंडिया के फार्मर्स थे ना, वो चाहते थे कि हम राइस ही उगाएं, हमें इंडिगो नहीं उगाना, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन ब्रिटिशर्स एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ गए। उन्होंने कहा कि हम आपको लोन देंगे, तो आप, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी लैंड के 25% एरिया पे आपको इंडिगो अपनाना। अब लोगों ने सोचा कि हमें राइस लगाना है, तो ब्रिटिशर्स नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी लैंड के 25% एरिया पे इंडिगो लगाना है। अब लोगों ने क्या किया, शुरू में लोगों ने थोड़ा बहुत ने एक्सेप्ट कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि जो इंडिगो की जड़ें थी वो क्या करी थी, ज़मीन को बंजर करी थी, जिसकी वजह से राइस भी नहीं लग रहा था। तो उस वजह से उनको लोन भी नहीं पूरा हो रहा था, तो वो बेसिकली उस चीज़ में फंस गए थे। फिर लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को स्ट्रांगली अपोज करने का सोच लिया। इसके लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए, इवन कि जो ज़मींदार थे वो भी इन लोगों के साथ हो गए। उन्होंने भी इनका साथ दिया कि ऐसे करके ज़मीन हमारी सारी ख़राब हो जाएगी। फिर इन लोगों ने उनको अपोज़ करना शुरू कर दिया, और जो भी ब्रिटिशर्स इनसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आते थे ना, तो ये उनको भगा देते थे लाठियाँ वगैरह मार कर, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये बात इन्होंने बैन के लिए पहुंचा दी कि हमें इंडिगो का बैन चाहिए, फार्मर्स ने लॉ तक पहुंचा दी। अब जो जुडिशरी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने भी कह दिया कि ये जो किसान है ना, पीजर्स है, उनकी मर्ज़ी है कि उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करना है आपका कि नहीं करना है। तो लोग इससे ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, गांधी जी भी जब आए यहाँ पे, कहाँ पे आए, इंडिया में आए, चंपारण मूवमेंट हुई और इंडिगो को बैन करवा दिया गया, ठीक है, इंडिगो को बैन करवा दिया गया। और फिर से राइस की कल्टीवेशन शुरू हो गई। और ये जो बैन था ना, ये जो क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रगल थी कि मतलब कि इंडिगो को बैन करवाया जाए, उसे बोलते हैं ब्लू रिबेलियन, ठीक है, मतलब खिलाफ होना,
इंडिगो के, ब्लू है ना वो ब्लू कलर का ब्लू कलर देता था ना, तो ब्लू रेबेलियन इसका नाम था। ठीक है, ब्लू रेबेलियन हुई एंड फर्दर वो बाद में उस चीज़ से सक्सीड हुए और इंडिगो पे बैन लग गया। और धीरे धीरे इंडिगो की फिर प्रोडक्शन भी, जब ब्लू रेबेलियन के पहले मतलब ब्लू रेबेलियन होने वाला था मतलब ब्लू रेबेलियन जब हो रहा था तब इंडिगो की प्रोडक्शन भी यूरोप से कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि जो सिंथेटिक डाइज की डिस्कवर्ड हो गई थी। ठीक है, और साथ साथ क्या करते थे कि सिंथेटिक डाइज से पहले भी यूरोप के साथ साथ अमेरिका के लोग भी इसे लगाने लग पड़े थे कि इंडिया से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो। तो धीरे धीरे सिंथेटिक डाइज भी आ गई और इंडिगो की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे बैन हो गई। तो ये थी हमारी स्टोरी। ठीक है, अब हमारे आ गए हैं मैच द फॉलोइंग। तो रियोथ हमने पढ़ा था, रियोथ होता है विलेज, नहीं होता है रियोथ, होता है पीजेंट्स। महल होता है विलेज, हमने पढ़ा था महल वाले सिस्टम में महल होता है विलेज। निज होता है, निज हमने पढ़ा था ऐसी कल्टीवेशन होती है जो कि खुद एक बंदा जैसे फॉरेन से आए थे, वो इन्होंने अपनी लैंड खरीदी थी और उसे कल्टीवेट करवाया था ना, वो तो इसे हम बोलेंगे कल्टीवेशन ऑफ प्लांटर्स ऑन लैंड। जो प्लांटर है जिसकी लैंड है वो खुद उसमें कल्टीवेशन करवाता है। और रियोती क्या होता है? कल्टीवेशन और रियोत्स लैंड। कल्टीवेशन किसकी लैंड के ऊपर? रियोत फार्मर की लैंड के ऊपर। ये आ गए मैच द फॉलोइंग। अब आ गए फिलिंग द ब्लैंक्स। Growers of wood in Europe saw dash as a crop which would provide competition to their earning। कौन सी क्रॉप को, जो वोड के ग्रोअर्स थे यूरोप में, उन्होंने कौन सी क्रॉप को अपना कंपटीशन समझा था? वो था इंडिगो। उसके बाद आता द डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीज्ड इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ। जो इंडिगो की डिमांड थी ना वो लेट 18th सेंचुरी में किसकी वजह से कम हो गई थी? वो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्योंकि नई नई जब कंपनीज आई तो उन्होंने क्या किया, नई कंपनीज आई तो उन्होंने सिंथेटिक डाइज प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, उसके बाद जाता है द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ। इंटरनेशनल डिमांड जो थी इंडिगो की वो अफेक्ट किसकी वजह से हुई? किसकी डिस्कवरी की वजह से हुई? सिंथेटिक डाइज। ठीक है, द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट। चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट थी? वो थी इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। तो पहले का फिलिंग द ब्लैंक्स का आता है हमारा इंडिगो, सेकंड का आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड का आता है सिंथेटिक डाइज एंड फोर्थ का आता है इंडिगो प्लांटर्स। क्वेश्चन आंसर चाहिए हुए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।